जेनेसिस न्यूरोजेन न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर ऋषभ विहार पूर्वी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे पुराना और विशाल रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ आप स्पीच थेरेपी एवं ऑडियोलॉजी में सभी प्रकार की सुविधा पा सकते हैं। ADHD, ऑटिज्म, पैरालाइसिस, ब्रेनर एफीजिया, स्टेमरिंग की सभी कानों की मशीनें, कान जांच, मदर एंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, स्टेम सेल थेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टर पा सकते हैं। साथ ही न्यूरो फीडबैक थेरेपिस्ट, डेंटिस्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। जेनेसिस न्यूरोजेन ऋषभ विहार विकलांगों के क्षेत्र में न्यूरो पुनर्वास देखभाल के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक केंद्र कहलाता है। इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष रणनीतियां तैयार की है, जो भविष्यवादी है और स्वदेशी और दीर्घकालिक शोध पर आधारित है। केंद्र संज्ञानात्मक और मोटर पुनर्वास में नए दृष्टिकोण के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। जेनेसिस न्यूरोजेन ऋषभ विहार पूर्वी दिल्ली की स्थापना ऑटिज्म, ADHD, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, रीढ़ की हड्डी की चोट, स्ट्रोक आदि जैसे कठिन न्यूरोलॉजिकल विकारों के रोगियों के प्रबंधन और उपचार के लिए की गई है और राहत देने के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित किया गया था। लक्षण और ऐसे रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कर्मबुद्ध है। दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाली बड़ी संख्या में बीमारियों का समाधान प्रदान करने की संभावना के साथ स्टेम सेल थेरेपी वास्तव में मॉडर्न डे मेडिसिन का चमत्कार है। अत्यधिक पेशेवर और अनुभवी डॉक्टरों के एक पैनल की देखरेख के साथ ये सब ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपचार प्रोटोकॉल को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। और इसी क्रम के चलते सत्यम लाइव संवाददाता योगेश कश्यप ने जेनेसिस न्यूरोजन रिहैबिलिटेशन सेंटर ऋषभ विहार के डॉक्टर मुरली सिंह और डॉक्टर चारू अरोड़ा से खास बातचीत की। चलिए देखते हैं उस वार्ता के कुछ अंश। सत्यम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कश्यप। आज हम लोग हैं ईस्ट दिल्ली के जेनेसिस न्यूरोजन रिहैबिलिटेशन सेंटर में और हमारे बीच हैं सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर मुरली सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, हम जानना चाहेंगे जो सेंटर आपका है न्यूरोजन सेंटर जो है, इसके बारे में क्या है, क्या सर्विसेज हैं इसमें और क्या आप इसमें किस पोस्ट पर हैं, क्या आपका वर्किंग है? धन्यवाद आपका आने के लिए। हमारा जो जेनेसिस न्यूरोजन रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो पिछले 7 साल से ईस्ट दिल्ली में चल रहा है, ऋषभ विहार में। और हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन का स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, पेडिट्रिशियन, हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। और आजकल जो जब से कोविड का दौर चालू हुआ था पीछे, तो बच्चे जो 3 से 4 साल या 5 साल के बच्चे लोग बाग ये देखते हैं कि उन बच्चों को स्पीच में प्रॉब्लम है, वो बच्चे बोल नहीं पाते। तो हमारा मेन मोटो सभी जो भी पेरेंट्स हैं उनको यह अवगत कराना है कि इस तरह के बच्चों को जो रेगुलर यूज में हम स्क्रीन यूज करा रहे और प्रॉपर जो बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसमें सबसे मेन चीज़ है जो आज का एक ऑटिज्म और ADHD, एक नई जो लोगों ने कुछ नहीं सुना तो वो मेन है ADHD और ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चा बोल नहीं पाता, पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी 2 साल का होगा और बोल जाएगा। कुछ उनके अभिभावक या और अड़ोस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि बच्चे में ऐसे हो जाता है और धीरे धीरे अपने टाइम पे आके बोलना शुरू कर देगा। पर लेकिन जब 2 से 3 साल हो जाते हैं और बच्चे को हम सामान्य एक नॉर्मल स्कूल में भेजने के लिए तैयार करते हैं, तो उस समय बच्चा कुछ बोल नहीं पाता। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, और तब जाकर वो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जेनेसिस न्यूरोजन में, या जो इस तरह के और दूसरे सेंटर है उन सेंटरों में आते हैं।
ईस्ट दिल्ली में हमारा जो है ये सबसे बड़ा एक सेंटर है। एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ करीब 50 से 60 इस तरह के बच्चे पर डे रेगुलर वे में आ रहे हैं। सर, जैसे आपको काफ़ी साल से एक्सपीरियंस है, स्पीच थेरेपिस्ट आप दे रहे हैं और सेंटर पे भी आपने वर्किंग की है और हॉस्पिटल्स में भी आप अपनी सर्विसेज देते हैं, तो आजकल जो बच्चे हैं जो 2 साल 5 साल की उम्र भी हो जाती है और वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए आप किस तरीके से अपनी सर्विस देते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बच्चा हमारे पास 2 साल या 3 साल का बच्चा आता है, पहले हम उसका एक असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट से ये पता करते हैं कि बच्चा क्या आइडेंटिफिकेशन करता है या नहीं। किसी भी जो डेली मर्रा की चीज़ें होती है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स के नेम हो गए, जैसे मम्मा हो गया, पापा हो गया, या उसके दादा दादी भाई बहन, हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो क्या प्रॉपर उसको अपनी मम्मा को, पापा को या फैमिली मेम्बर्स को उसी के नाम से बुलाता है, उसी जो उसका रिलेशन है उसी से बोलता है, या एक उसने 1 या 2 वर्ड्स वो रैंडमली जो बोलता आ रहा है वो सभी को वही बोल रहा। तो एक तो ये देखते हैं, प्रॉपर उसकी सीटिंग देखते हैं, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन देखते हैं, उसका आई कॉन्टैक्ट देखते हैं, उसका आई कॉन्टैक्ट है या नहीं है, बच्चा बहुत शाउटिंग तो नहीं कर रहा, बच्चा चिल्ला रहा नहीं, बच्चा सोशलाइजेशन करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ को देखने के बाद ही हम एक ये एनालिसिस करते हैं कि बच्चे को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट है या ऑक्यूपेशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है या और स्पेशल एजुकेशन की, ये सारा हम देखते हैं और उसी के बाद हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी थेरेपी होनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात ये, जैसे किसी पेरेंट्स को पहले से प्रॉब्लम्स हुई है, क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है जो आगे वाले बच्चों में आ सकती है उनके? देखिएगा, ऐसा भी संभव हो सकता है कि अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसा आपका फॉर एग्जांपल स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ऐसी है जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। पर लेकिन ADHD और ऑटिज्म में ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो, और उसका अभी तक कोई ऐसा किसी तरह की कोई रिसर्च अभी इंडिया या किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं हुई कि हम ऐसा बता दें कि बच्चा ऑटिज्म और ADHD क्यों हो रहा है। पर लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो पेरेंट्स ख़ास तौर से जो बहुत ही हेक्टिक वर्क कर रहे हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो प्रॉपर अपना वर्क करते जा रहे हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इस तरह के पेरेंट्स में कुछ ऐसा मैंने देखा कि शायद वहाँ पर कुछ ADHD ऑटिज्म के सिम्टम ज़्यादा मिल रहे हैं, पर लेकिन उसका भी कोई एक आधिकारिक कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा सर, जैसे आजकल एक प्रॉब्लम्स आ रही है कि जैसे फैमिलीज़ होती हैं, पहले न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब जो है काफ़ी फैमिली न्यूक्लियर्स हैं, पेरेंट्स फादर और मदर दोनों जॉब करते हैं, बच्चे लोग अकेले रहते हैं या कोई आया के पास छोड़ जाता है, तो क्या ये कुछ सिम्टम भी हैं जिस वजह से बच्चा कम डेवलपमेंट कर पाता है या बोलने में कम समय ले पाता है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर पेरेंट्स में खास तौर से फैमिली, क्योंकि पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और उसमें दादा दादी बाबा और चाचा, तो करीब 15 से 20 लोग रहा करते थे और एक दूसरे के बच्चे को वो देखते थे और बच्चे आराम के साथ में पलते थे। जब वहाँ पर पूरा प्रॉपर एक स्पीच स्टिमुलेशन होता था तो बच्चे जो है बहुत अच्छे से उनमें डेवलपमेंट आज लंबे टाइम में हो रहा है, वो डेवलपमेंट वहाँ 1 या 1.5 साल में बहुत बढ़िया अच्छे से हो रहा था। आज क्या हो रहा है कि मदर भी और फादर भी दोनों वर्किंग है, और दोनों वर्किंग है। एक मदर भी 8 या 9 बजे चलेगी और रात के 8-9 बजे आ रही है, ऐसे ही फादर 8 से 9 बजे आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के 10 से 12 घंटे का उनका वर्किंग हो गया। उन्होंने एक आया के भरोसे अपना बच्चा छोड़ दिया। आया की भी एक मजबूरी है, क्योंकि आया ना तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पूरी तरह से उसको अगर कहीं उसको धमकाना पड़ गया धमका नहीं सकती है, उसको किसी तरह से ज़्यादा फोर्सली वो नहीं कर सकती जैसे एक मदर फादर अपने बच्चे को फोर्सली वो कर सकते हैं। वो प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन दे सकते हैं, वो प्रॉपर बातें करेंगे, पर लेकिन आया तो ये चाहती है कि बच्चा अपना किसी तरह से उसको खाना खिलाया और अपना काम करा और उसको बच्चे को सुला दिया, और फिर शाम को जब वो आए मदर फादर और अपना बच्चा आराम के साथ में उन्हें मिलेगा। और फिर मदर फादर भी अपने ऑफिस से आएंगे और वो भी हारे थके होंगे तो वो भी अपना वो करेंगे, तो बच्चे को प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि बच्चा प्रॉपर इम्प्रूवमेंट नहीं होता बच्चे में, डेवलपमेंट नहीं होने के कारण। और ख़ास तौर से पहले जब मैं अब से 25 से 26 साल पहले स्पीच थेरेपी के फील्ड में आया तो उस समय बहुत कम बच्चे होया करते थे, पर लेकिन आज इतना बच्चा है कि आप पूछे ना, अगर आप 10 से 15 बच्चों का वो करेंगे असेसमेंट तो 10-15 बच्चों में 1 या 2 बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली का एक हमारे देश में
बढ़ी हुआ है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाके देखेंगे कि वहाँ स्पीच की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के भविष्य को लेकर। बिल्कुल जी, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा भविष्य में वो फर्क पड़ता है। और अगर न्यूक्लियर फैमिली अभी जैसा है तो उसमें बच्चे उस तरह से ना तो वो अपने उसमें स्पीच में या दूसरी और उसमें एक्टिविटी में वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, और जॉइंट फैमिली में बच्चा पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है और उसमें बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। अच्छा सर, जैसे अभी 2-2.5 सालों से कोविड का दौर चल रहा है और अभी बच्चों की वैक्सीन भी आ चुकी है, तो आपके हिसाब से क्या वैक्सीन कारगर है कोविड के लिए, बच्चों को रोकने के लिए कोविड? देखिएगा, अभी तो ये खैर अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि वैक्सीन का क्या कितना अहम रोल है। अभी वैक्सीन कुछ लोगों का ऐसा था कि जिसके 2-2 वैक्सीन लगी उनको भी कोविड हो गया। तो अब रही बात बच्चों का, तो अभी रिसर्च मोड में जो भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी तो फ़िलहाल तो किसी भी तरह, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और बाकी फैमिलियों से भी हमारा वो संबंध है, कोई कहीं अभी हमारे यहाँ से कोरोना की किसी तरह की कोई लहर नहीं है। फिर भी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जो भीड़ भाड़ के एरिया है या इस तरह के वो है तो वहाँ मास्क लगा के जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा रखनी होगी और बच्चों की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है सर, जैसा हमने भी देखा, अभी जैसा हमने विजिट किया देखा हमने, और इसमें हमने ये एग्जामिन किया देखा आपका कि भाई जो है आपके सेंटर पे भी कोविड के काफ़ी मतलब प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। प्रॉपर मास्क भी देखा हमने, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ देखा हमने, और सारी गाइडलाइन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कोविड के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट से दी गई है गाइडलाइन को। तो ये काफ़ी अच्छा है और हर किसी को इसका यूज़ करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सबको कोविड का सब गाइडलाइन यूज़ करनी चाहिए? आजकल काफ़ी जगह देखा कीजिए ना, काफ़ी लोग मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी दोबारा, अभी काफ़ी 2-3 दिनों से कोविड स्प्रेड होना शुरू हुआ है। तो इसमें क्या ये जो लापरवाही है, क्या इसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा दोबारा से कोविड के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तो जैसे ही हमें अभी पता लगा तो हमने पूरा पहले से ही, वैसे तो कोविड की जितनी भी गाइडलाइन थी वो पूरी हम फॉलो कर रहे थे, पर लेकिन हमने अभी पिछले जैसे 1 वीक से हमें पता लगा, जैसे ही हम बच्चे को स्पीच थेरेपी कराएंगे, कराने के तुरंत बाद हम पूरे उसको सैनिटाइज कर देते हैं अपने चैम्बर को, और करने के बाद फिर दूसरे नए बच्चे को लेकर आएंगे। और अपने यहाँ भी रिसेप्शन पे भी और सब जगह ये बताया हुआ है कि जैसे ही बच्चा अगर कोई बिना मास्क के या बिना उसके बैठते हैं तो उसका ज़रूर ध्यान रखें, और बिना सैनिटाइज़र के हाथ को सैनिटाइज करे बिना वो अंदर नहीं आ रहा। और मेरा सभी से ये आग्रह है कि अगर कोई ऐसी इस तरह के सेंटर या कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया है तो वहाँ प्रॉपर कोविड की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोविड की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हमारे देश को कोरोना से बच सकता है और इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और आपका जो नववर्ष आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, उसके लिए आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मेरी सभी देशवासियों को ये शुभकामनाएं हैं कि अगर हम जैसा हमारा पिछला ये 2022 हमारा गया, तो हम ये चाहते हैं कि इससे भी अच्छा हम ये नया वर्ष 2023 रहे और कोरोना की चपेट में हमारा देश ना आए। इसलिए कोरोना की गाइडलाइन जो है उससे का पूरी तरह से पालन करें और हमारा देश तरक्की और हरा भरा यहाँ का माहौल रहे, और किसी तरह का भी इस तरह की कोई समस्या ना आए जिससे देश में एक खतरा पैदा हो और यहाँ से लॉकडाउन की स्थिति बने। तो आप सभी से आग्रह है कि अपना कोरोना की जो भी देश सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं जिसमें हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनकी लर्निंग प्रोसेस जो कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस पर ध्यान दिया जाता है। ये ना ही सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे बल्कि ऑटिज़म, ADHD जो भी बच्चे जिनकी एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं हो पा रही, उनका सोशल कम्युनिकेशन, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब तरह के डेवलपमेंट को ओवरऑल ऑब्जर्व, एनालाइज किया जाता है और फिर स्पेसिफिक थेरेपीज़ डिज़ाइन करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा मैम, जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं उनको पता नहीं लगता कि उनको प्रॉब्लम्स कब और कैसे क्या सिम्टम होते हैं, तो आपके अनुसार बच्चों को कब ये कंसिडर करना चाहिए कि ये थेरेपी उनको लेनी चाहिए? जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट होना चाहिए
और हमें देखना है कि बच्चा अगर ठीक से एज के हिसाब से चल पा रहा है, बैठ पा रहा है, दौड़ पा रहा है, जब वो स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो स्कूल में पढ़ाई की डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं, या फाइन मोटर हैंड राइटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, या बच्चा अपने एज के हिसाब से चीज़ें नहीं सीख रहा है, अपने एज के हिसाब से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बातों को बता नहीं पा रहा है, कोई भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन उसको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, बच्चे अपने रोज़ाना के जो टास्क होते हैं, नहाना, साफ़ सफाई मेंटेन करना, कपड़े पहनना, सारे एडीएस फीडिंग हैबिट्स को मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ों में भी अगर बच्चा एज अप्रोप्रिएटली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मिलना चाहिए। अच्छा मैडम, ये ऑटिज्म एंड ADHD जो टेक्निक है, ये क्या चीज़ है, ये इस पर ट्रीटमेंट क्या होता है इसके अंदर? ऑटिज़म ADHD एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसका कोई पैथोलॉजिकल रीज़न हमें एग्जैक्ट नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, बट हमारे जो एजम्पशंस हैं लाइक सोशल आइसोलेशन या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज़ या बच्चों का गैजेट डिपेंडेंसी, इनकी वजह से इनका इंसिडेंस अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बच्चों को तो थेरेपीज़, बहुत सारे थेरेपीज़ रिक्वायर्ड है। इट एक्चुअली नीड्स मल्टीपल थेरेपीज, जैसे हम बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें फैमिली एनवायरनमेंट से लेके सोशल एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ABA थेरेपिस्ट, तो सभी तरह की थेरेपीज इन बच्चों को रिक्वायर्ड हैं। और अगर टाइमली इंटरवेंशन होता है तो ये बच्चे बहुत अच्छा अपने फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है मैडम, अभी नववर्ष आ रहा है मैडम, न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के लिए आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रोवोक मैं नहीं करूँगी, डेफिनेटली फैमिली गेट टुगेदर सोशली बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए एंड बी सेफ, मास्क पहनिए बिकॉज कोविड फिर से अप्रोच कर रहा है, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड बच्चों को गैजेट से दूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम में इन्वॉल्व कीजिए। थैंक यू। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर चारू अरोड़ा जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं ये, और इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।